अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे साथ हमें जॉइन किया है जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और मुल्क के मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में और आपका ख़ुसूसी शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप वक्तन-फ़वक्तन न्यूज़ टू यू से मोहब्बत रखते हैं और वक़्त निकालते रहते हैं। पाकिस्तान के इस वक़्त जो मामलात चल रहे हैं उस पे हम आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो एक जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है, इंतज़ार पंजोथा एडवोकेट का, जो कि इमरान खान साहब के फ़ोकल पर्सन थे और बड़ी बुरी हालत में वो बरामद हुए हैं। ये शाजी क्या कहानी है? आपके पास क्या ख़बरें हैं? ये क्या मामला है? राय साहब, बात ये है कि अभी तक इंतज़ार पंजोता की तरफ से या उनके लवाहिकीन की तरफ से मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसी कंप्लेन आई है कि ये किसने उनको अगवा किया है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह के अगवा करता कौन है। हुँ, और आपको ये भी पता है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने अभी 2 रोज़ पहले कहा था कि जी 48 घंटे के अंदर मैं आपको अच्छी खबर दूँगा, इंतज़ार पंजोता जो हैं वो आ जाएँगे। हुँ। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को पता था कि ये इंतज़ार पंजोता किसके पास है, और ज़ाहिर है जिनके पास है उनका नाम कोई नहीं लेता। ज़ाहिर है वो अच्छा बड़े शाजी, ताकतवर। एक छोटी-सी आपके आपके नॉलेज में होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि ये जब इनकी बाज़ियाबी के लिए रिट चल रही थी ना हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे हाई कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस बार-बार अपनी रिपोर्ट्स पेश करती थी कि जी हमने ये चेक किए लोकेशन, इतने बज के इतने मिनट पे वो तरनौल की साइड पे गए हैं, इतने बज के इतने मिनट पे वहाँ पे गए हैं। उसके बाद हाई कोर्ट ने उनसे कहा था जी हमें आप एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दें। फिर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पीटीए की मदद से, जिसमें ये कहा गया था कि 8 तारीख को इंतज़ार पंजोथा लापता हुए थे और 10 तारीख को उनका मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर के लिए पेशावर की लोकेशन में ऑन हुआ था और उन्होंने एक नंबर पर कॉल की, जो कि नंबर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान जो है वो बैरिस्टर सैफ का था। उनके साथ उनकी 2 मरतबा बात हुई। उसके बाद से फिर उनका कुछ पता नहीं चला। अच्छा, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस से ये पूछा कि जब ये आपके पास ये चीज़ आ गई, तो क्या आपने बैरिस्टर सैफ से पूछा है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया है? तो उन्होंने कहा जी वो चूँकि केपी हुकूमत है, वो हमें तो वो लिफ्ट कराते नहीं हैं, ना ही हमारी बात सुनते हैं, तो हम उनको शामिल तफ्तीश नहीं कर सकते। जिसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पिटिशनर थे, उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाई कि वो बैरिस्टर सैफ से कहें कि वो इस्लामाबाद पुलिस से ताउन करें और अपनी इन्फॉर्मेशन बताएँ। ये मैं आपको थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ साथ। उसके बाद फिर ये एपिसोड हुआ जो अब सामने आया। राजा साहब, बात ये है कि आपको पता है कि बैरिस्टर साहब उनका एक ख़ास पस मंज़र है। वो हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हैं। उनका तमाम जगहों पर राब्ता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्या इस बात से ये बात आप नज़रअंदाज कर देंगे कि मंसूर अवान ने कहा कि 48 घंटे के अंदर पंजोता के बारे में एक पॉज़िटिव खबर आएगी, वो रिहा हो जाएँगे? अच्छा, मैं यही आपसे बात करना देखिए चाह रहा हूँ कि मुमकिन है देखिए कि कि मैं अटॉर्नी ये जनरल अर्ज़ ने कर रहा ये हूँ। बात बैरिस्टर सैफ के शामिल तफ्तीश होने के बाद कही हो। ये भी तो तो इससे पॉसिबिलिटी है। क्या साबित होता है? कहने का मकसद ये है कि एक हम तो आप और मैं तो बैठ के अंदाज़े लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है जो इंतज़ार पंजोथा की, वो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है? आपके वो जो वीडियो उनकी वो जो इस वक़्त गर्दिश कर रही है, वो आपने देखी है? वो जिसमें वो कह रहे हैं पश्तो में बात करते थे और कुछ ये तो मैं वो। बात करते हैं, पहले वो गाड़ी की और फिर उसके बाद उसकी। लेकिन ये इसमें जो आपकी बात जो वो दुरुस्त इस तरह से लगती है कि वो जो कहानी बता रही है पुलिस, वो कोई इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि वो राजा कहते साहब, हैं कि जी मेरा मेरा वो ख़्याल बंदे पता है थे क्या है? उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और इसको छोड़ के वो सारे फरार हो गए, गाड़ी भी छोड़ गए। मतलब ये कोई हज़म राजा नहीं होने साहब वाली। राजा साहब, मेरी मेरी अर्ज़ सुन लें। होता पता है क्या है? ये बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती ये है राजा साहब कि जब नून लीग के लोगों को उठा लिया जाता था, तो हुँ, हुकूमत थी पीटीआई की। हुँ, पीटीआई की हुकूमत ये तस्लीम ही नहीं करती थी कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई काम है, सही। क्योंकि सपोर्ट देनी होती थी। जी हाँ। इससे पहले अभी ये बिलावल ने भी कहा है कि उनके नॉलेज में नहीं है कि कुछ अरकान पार्लियामेंट गायब हुए हैं, ठीक है? अ, और जब गवर्नमेंट आती थी पीटीआई की, वो तो हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने तो माना ही नहीं। पीटीआई की जब गवर्नमेंट आती थी तो वो कहते थे हमें तो नहीं पता, ये एजेंसियों का काम ही नहीं हो सकता।
अब ये इनकी गवर्नमेंट है, तो सारी हुकूमत और जो हुकूमत के सपोर्टर हैं वो सारे ये कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो उधर से राब्ते में है। देखिए ये सबको पता है कि पाकिस्तान में ये इस तरह के अगवा की कैपेसिटी किसकी है या कौन ये करता है। मुझे ये बताएं कि इंतज़ार पंजोता को जिन लोगों ने अगवा किया था, क्या वो उनकी कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के ताकतवर अदारों से वो छुप सकें? बिल्कुल इसमें ठीक दो है। बातें हैं ना, या तो ये है कि हमारे ताकतवर अदारे या हमारे जो खुफिया इदारे हैं जिनको हम कहते हैं कि नंबर वन है, या तो वो नंबर वन नहीं है, या तो वो माने कि वो नाअहल है, या फिर दूसरे लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि ये कमज़ोर हो गए हैं। ये दोनों बातें सही, ऐसी नहीं हैं। ये सही। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर तकसीम हो गई हुई है, पोलराइज़ेशन इतनी हुई है कि असल बात बहुत उधर ज़्यादा। गई। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा। पॉलिटिकल लोग जो हैं ये उठाए जाते हैं, दूसरी जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो सपोर्ट करने लग पड़ती है, दूसरी बैशिंग करने लग पड़ती है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी से बंदे उठाए जाते हैं, मीडिया के बंदे उठाए जाते हैं। लेकिन शाह जी यहाँ एक पर चीज़ है मैं आपको कि जो इंतज़ारपन जो था जिस हालत में मिले हैं, वो हालत जो है वो कोई मतलब इंतहाई तकलीफ़देह हालत है, इंतहाई अफ़सोसनाक हालत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिसके पास भी वो थे, उन्होंने उनके साथ बहुत गैर इंसानी सलूक किया। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हमारे यहाँ आप शाह जिस जी पॉइंट पे आ गए, बात मैं साहब पोलराइज़ेशन वाली जो आप मैं बात कर रहे हैं ना, उसमें हमारे यहाँ पोलराइज़ेशन पता है क्या है? अब मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस हूँ कि इंतज़ार पंजोथा को जिसने भी उठाया था, उसने बड़ी ज़्यादती की और वो जेन्युइनली उठाए गए और उन पे जेन्युइनली टॉर्चर हुआ और ये सारा मुझे फेक लगता है, जिस तरह उनकी बरामदगी हुई। ये मेरा मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पोलराइज़ेशन इस कदर बढ़ गई है कि हम अगर एक वाक़या ठीक मिल गया है ना, तो हम इधर यहाँ पे बिलख़ुसूस हमारे जो पीटीआई के दोस्तों के सोशल मीडिया और अकाउंट्स हैं, वो इस तरह के साथ के 20 और झूठे घड़के फैलाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, जिसकी वजह से असल जो चीज़ है, उसके ऊपर फ़ोकस कम हो जाता है और वो जो फेक न्यूज़ है, उसकी वजह से असल चीज़ भी दब जाती है। राय साहब इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के हमारे दोस्तों को झूठ पर बड़ी महारत हासिल है, लेकिन जो उनके साथ अगर कोई जुल्म हुआ है तो क्या वो अनडू हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा मैंने ये ये ख्याल है कि है ना, इंतज़ार इंतज़ार पंजोता के पंजोता का तो साथ जो मैंने कहा कुछ ना कि बिल्कुल वो है, मैं वही वो कह रहा हूँ। चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ना इंतज़ार पंजोता के साथ जो कुछ भी हुआ उसको क्योंकि अगर मगर लेकिन चनाचे इससे मावरा होकर तमाम सियासी जमातों को, तमाम या मीडिया के लोगों को, हमारी पूरी सिविल सोसाइटी को उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। ये ओवे काबिल कन्विंस कबूल नहीं है। ये आई एम कन्विंस्ड। इस ज़ुल्म का शिकार सारी सियासी जमातें और सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हुए हैं, शाह जी, इस मैं ज़ुल्म और का आप शिकार देखिए बन के। जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं। हमारा काम किसी एक मौक़िफ़ की हिमायत या मुखालफत करना नहीं है, हमारा काम है फैक्ट के ऊपर तज्ज़िया करना। और इंतज़ार पंजोथा की हद तक मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, ज़ुल्म हुआ है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ हमने देखा कि आपको याद होगा, वो आज़म स्वाति ने बड़े रो-रो के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा वो तरस डाला कि जी मेरी बीवी की वीडियो, आज तक उस वीडियो को वो कहते थे मेरी बीवी वायरल कर दी गई। आज तक वो वायरल वीडियो दुनिया में किसी शख्स ने नहीं देखी। महज उनका जो वो जो उस वक़्त का कदम था वो एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए था। और आज जो है वो एजेंसियों के ऊपर दूसरी तरफ से भी इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। लेकिन शाह जी अब आपका क्या ख़्याल है, ये मामला अब किस तरफ जाएगा इंतज़ार पंजोथा वाला? मेरे ख़्याल में अनफॉर्चुनेटली अभी तो सियासी जमातों में ये बहुत बड़ा इशू है और ये इशू है मिसिंग पर्सन्स का इशू है, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का इशू है। ये मामला इसी तरह शोर मचेगा और फिर बैठ जाएगी, धूल बैठ जाएगी। इसके लिए एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए और इमरान खान को चाहिए कि वो ऐलान करें कि जी मैं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले के ऊपर नवाज शरीफ से भी बैठने के लिए तैयार हूँ, आसिफ जरदारी से भी बैठने के लिए तैयार हूँ, बिलावल के साथ बैठने के लिए भी तैयार करूँ, लेकिन इसके लिए ईगो उन्हें अपनी नीचे लानी पड़ेगी। जब तक ये ब्रॉडर कंसेंसस नहीं होता, उस वक़्त तक ये मसले ऐसे ऐसे ही रहेंगे। तमाम सियासी जमातों को, तमाम सिविल सोसाइटी को और मीडिया को इस मामले में खुलकर खेलना होगा और फ्रंट लाइन पर आके बताना होगा कि ये कौन लोग हैं। अगर अच्छा इसमें एक हमारे किसी बिल्कुल। जी, अगर इसमें हमारे किसी इंटेलिजेंस के इदारे का नाम आता है तो आने दें,
नाम लें अगर किसी को कुछ भी पता है तो ये इस तरह नहीं होगा ये, और ये हमारे इंटेलिजेंस के इदारों के साथ भी ज्यादती है हुँ, और सिक्योरिटी के इदारों के साथ भी ज्यादती है कि उनको किन कामों में डाल दिया है, हुँ। किन कामों में डाल दिया है कि अपने ही मुल्क के अपने ही हमवतनों को उठा लेते हैं, गायब हो जाते हैं, लोग निकलते हैं, सरगोशियों में पता चलता है कि ये फलां के पास थे, फलां के पास थे, और लोग इनकी इज्जत दिल से बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी जाती है। अच्छा ईशा जी, ये बताएँ कि ये इंतज़ार कुन जो था वाला मामला तो अपनी जगह पे है। वैसे चलते-चलते एक आपको एक छोटी-सी हल्की-फुल्की सी खबर अपने नाज़रीन को देते चलते हैं। इंतज़ार पंजोता साहब वो शख्सियत थे, जो फ़ोकल पर्सन तो थे इमरान खान के। लेकिन ये वो वाहिद आदमी थे जब ये अंदर इमरान खान साहब से मिलते थे, इमरान खान साहब इनको पॉइंट्स बताते थे। ये अपने हथेली के ऊपर वो पॉइंट्स लिख लेते थे और जब वो बाहर आते थे फिर वो उन पॉइंट्स पर इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट हुआ करती थी। मतलब एक ये भी सुनने में आया कि ये इमरान खान के अकाउंट को नहीं, वो खाली ट्वीट्स ही नहीं, वो मेरे ख्याल में बहुत सारी पैगाम रसानी करते थे। हाँ, वो भी थी लेकिन बड़े ट्वीट्स जो होती थी ना इमरान खान की, थे वो या भी पंजोथा साहब के ही थ्रू मुख्तलिफ लीडरों को वो देते थे। दूसरी जो अहम बात ये है कि जो बैरून ममालिक में कुछ मज़ामीन लिखे गए हैं, कहा जाता है कि उसमें भी इनका नाम है कि, हाँ, लेकिन दैट्स क्या राइट। इनका राइट नहीं है? देखिए शाह जी, मुझे मेरी बताइए, बात सुनिए। क्या देख मेरा क्या मेरा कोई लीडर नहीं, अपने ये राइट, लॉयर को नहीं इस दे राइट सकता? वाली बात पे मेरा आपसे इख्तिलाफ है। देखिए, मैं इस चीज़ पे 100% कन्विंस हूँ कि अगर उनका कोई कसूर था, तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ठीक है ना? ये बिल्कुल राइट नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बैरून ममालिक में जो गैर मुल्क दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करके उसको बदनाम करें। हाँ, अगर इनका ये कसूर है, इन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया है, तो हमारे इदारों को, हमारी तफ्तीशी एजेंसियों को, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। उठा लेना, तशद्दुद करना, इसको बिल्कुल कोई भी उसकी हिमायत को कम से कम ज़ी शऊर आदमी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के दौर में तो बड़ी धड़ल्ले से हमायतें की जाती थी इस तरह के कामों की, आपको याद होगा। लेकिन हम लोग कम से कम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा शाह जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी आजकल हुकूमत ने जो चला था मामला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी लाए, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम भी लाए। उन्हीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस शहजाद आफरीदी चीफ जस्टिस भी बन गए। और पीटीआई ने कहा जी, अहमद खान साहब ने कहा कि इनके तरमीम के तहत हम चीफ जस्टिस को नहीं मानेंगे, मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस को हम नहीं मानेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्हीं 26वीं आईनी तरमीम के तहत याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए, तो फिर वो पीटीआई जो है, उनकी हरबरदारी की तकरीब में भी 1 घंटा पहले पहुंच गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ज्यादा टर्न आया वो ये आया कि जो सुपरसीड हुए थे 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उस कमेटी में जो लगाते उसमें उनको शामिल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जो है वो इंतजामी कमेटियों में भी उनको बना दिया गया। चले, हम ये कह सकते हैं कि ये एक इत्तेहाद कायम रखने की एक मूव हो सकती है नए चीफ जस्टिस की तरफ से, कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है वो ना हो। लेकिन अभी जो परसों मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब से, या अफरीदी साहब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजों की, जिन्होंने उस वक्त पिछले चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, उस मुलाकात के बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया था। अब उस इजलास में दोनों तरफ की शिकायतें मौजूद हैं। वो जिसे कहते हैं बकौल शख्स से इमरान खान साहब ने खुद फरमाया था जेल में मीडिया टॉक करते कि हमारे पीटीआई के जज, तो वो जो उनके पीटीआई के जज हैं उनके खिलाफ भी शिकायतें हैं और उनकी तरफ से दूसरों के खिलाफ भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी हैं, उन 6 जजों में से भी 4-5 के खिलाफ है। तो ये मामला आपको बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या चक्कर है? देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जब जो कैलकुलेट किया था कि जस्टिस याहिया आफरीदी उनके आदमी हैं, एक तो हम्म, गवर्नमेंट की कैलकुलेशन बड़ी गलत साबित हुई है, क्योंकि जनरल जो याहिया आफरीदी हैं अमली तौर पे वो मंसूर अली शाह के साथ मिल के, बल्कि मुनीब अख्तर के साथ भी मिल के आगे वो बढ़ अच्छा, रहे मैंने थे। उस वक्त एक व्लॉग भी किया था कि ये चूंकि अतर मिन अल्लाह और मंसूर अली शाह साहब के साथ थे, जवानी के ज़माने में इकट्ठा चैम्बर करते थे, तो ये उनसे अलग नहीं हो सकते, तो वो खदशात जो है वो दुरुस्त खाली होते हुए चैम्बर दिखाई ही दिए। नहीं, राजा साहब खाली चैम्बर ही नहीं करते, ये स्कूल के वक्तों के और ओके। यूनिवर्सिटी के वक्तों के, ये यूनियन है, ये हम्म, कॉलेज और स्कूल के वक्तों के दोस्त हैं इकट्ठे इकट्ठे। सही आप तो सही खाली वो चैम्बर की बात करें, चैम्बर तो बहुत बात की बात। तो ये बड़े सही पुराने सही दोस्त हैं, सही। बचपन के इनका वक्त गुजरा हुआ लेकिन है। एक यही एक आफरीदी ये को कहा बुरहा जाता था साथ जब हम 12th ये हुए थे इतराज इनसे, करते थे, लेकिन उतने भी तो हमें अलग ये नहीं कहा हुए। जाता था
तो हमें ये चेक कहा जाता है कि जी मेरा ये ये ख्याल है अफसर कि भी बड़े न्यूट्रल हैं, लेकिन अब लेट्स सी अब आप क्या अंदाज़ा करते हैं, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायतें हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या क्या होने जा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत भी जो है, वो भी कल या परसों वो जजेस की तादाद में इज़ाफ़े वाला भी बिल ला रही है, और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला जो मामला था, ये जो 3 रुकनी बेंच बनाने वाला जो केस फिक्स करेंगे, उसमें भी कुछ तब्दीलियां करने जा रही हैं। तो ये क्या ये भी लड़ाई दोनों तरफ से जारी रहेगी? राय साहब, मैं आपको खबर दे देता हूँ। जी जी। खबर ये है कि जो तमाम जजेस हैं, हम्म, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसको टेकअप करने लगे हैं। और ओके ये उसका जायजा लेंगे, और मुझे लगता है ये कि एक बड़े हिस्से को वो कालअदम करार देंगे। ओके ओके, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी आपने जी ब्रेक कर दी हाँ। है। तो ये यानी जी कि हाँ, अभी मैं ये आपको मामला बता फिर दिया आगे। है कि ये इट्स मैटर ऑफ टाइम। ये इसी हफ्ते में हम्म, शायद आप देखें, खबर आ जाएगी। हो सकता है आज ही ना आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन और ये कोई एक खास ये बेंच आप करेगा देखें। या कि फुल कोर्ट करेगा? आपके पास क्या इत्तला है? मेरे ख्याल में ये फुल कोर्ट, तमाम जजेस इस पे इकट्ठे हैं, ये फुल कोर्ट तो बनाएंगे। यहाँ पर फिर मुझे एक वो, लगता है यही है कि तो उससे पहले जो तरमीम के लिए तो दो थे, एक सेहत की जरूरत होती है ना, लेकिन आम कानून साजी के लिए, सादा अक्सरियत के लिए, तो जजेस की तादाद में जो पहले ख्याल था कि 21 तादाद होगी या 23 होगी, वो 19 होगी, तो अब पता चला कि 23 हो रही है तादाद, पर बल्कि 25 हो रही है। 27 का मैंने सुना है कि 25 या 27 तादाद होगी, हाँ, तो वो तो तो सिंपल क्या मेजॉरिटी से बाजी करनी है ना उन्होंने। ये वैसे वो तो वक्त कम और मुकाबला मेजॉरिटी। सख्त वाली सूरत हाल नहीं हो रही? जी, मुकाबला सख्त है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैंने सुना है 25 या 27 जजेस करेंगे, और उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और सुप्रीम हम्म, कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस है, जस्टिस जमाली, ये जी जी। इन्होंने खिताब भी किया था, और इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास बहुत तादाद कम है इनकी, और हम्म, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, हाँ, इसलिए बैकलॉग जज बहुत है। बढ़ाए जाएं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो हम्म, ये जज बढ़ जाएंगे, लेकिन जो मोटी बात ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसको उसको टेक डाउन शायद करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे देखें ना, पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट करती है तो उसके लिए उसको बड़ा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, बंदे पूरे करो, सेशन बुलाओ, वो इस तरह का काम करो। लेकिन जजेस को ये एज हासिल है कि वो किसी भी लम्हे बैठ के सेकंड्स में किसी चीज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है आने वाले दिनों के अंदर। मेरा मेरा ख्याल है कि अगर जजेस करेंगे तो ये अच्छा इकदाम नहीं होगा। पार्लियामेंट जो है फिर भी सुप्रीम होती है, विल ऑफ द हाँ, पीपल को रिप्रेजेंट करती है। जजेस के ऑब्वियसली, पास इस बात का इख्तियार होना ही नहीं चाहिए, और है भी नहीं है, कि बिल्कुल वो सही। है भी नहीं है। तो मेरे ख्याल असल में में कि अगर प्रॉब्लम कोई यही है ऐसा ना, ये इस जजेस वक्त जो इकदाम करें तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त जो लेकिन सुप्रीम ज़ाहिर कोर्ट है के ये जजेस का मेरे कहे पे तो नहीं एक हो सकता। सेगमेंट है, वो इसी चक्कर में है कि जी हमारे पास पावर्स रहनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास रहनी चाहिए, पार्लियामेंट को नहीं तस्लीम करने के लिए तैयार है। अफसोसनाक बात है ये, अनफॉर्चुनेटली इस सोच तो कम से कम इसी तरफ जा रही है होती हुई। अच्छा शाह जी, ये बताइए कि जो ताज़ा तरीन जो खबरें हैं आपके इल्म में भी आई होंगी, अलीमा खान रिहा हुई, बुशा बीबी रिहा हुई, गंडापुर के बारे में इतला है कि जी डील्स हो गई, लेकिन इन सब खबरों पे जो तस्दीक की मोहर लगती है, वो तब लगती है कि जब हम देखते हैं कि जब से बुशरा बीबी रिहा हुई हैं, तब से इमरान खान को चुप लग गई है। इमरान खान आसानी से चुप करके बैठने वाले आदमी नहीं थे। वो अब उनकी मीडिया तक रसाई भी होती है, केसेस में वो मीडिया से बात नहीं कर रहे, वो उठ के जज के पास नहीं जा रहे, वो खामोशी से अपने सीट पे बैठ के मुकदमे की कार्रवाई सुनते हैं और उठ के चले जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि खान साहब जो है वो डील पर अमल दरामद करने में पहली दफा कुछ संजीदा नजर आ रहे हैं, कम से कम बुशा बीबी की हद तक। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, वो तो मैंने याद है आपको बताया था कि जो रिहाई है वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की वजह से हुई है, कि अली अमीन गंडापुर ने एक रोल प्ले किया है, और बुशरा हम्म, बीबी इन लाइन है, हमारे जो हम्म, मुतलका लोग हैं हम्म, मुख्तलिफ महकमों के, उनसे राब्ते में हैं। तो ये हम्म, CBN के तौर पे आप देखें, इमरान खान साहब चुप हैं। ये हम्म। चुप ऐसे ही नहीं है कि इमरान खान साहब अच्छे बच्चे बन रहे हैं, साबित करें कि वो जो एतमाद बढ़ाएंगे, एतमाद उनको दिया जाए, और वो काबिल एतमाद हैं, तो ये उसके लिए वो चुप है। चलें देखते हैं खान साहब के मिजाज से ये हटके कब तक वो
अपनी इस चुप पे कायम रहते हैं, ये उनके मिजाज का ऐसा तो नहीं है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया एजाज़ सईद साहब, आपने हमें वक़्त दिया और हमेशा आप शफ़क़त करते हैं। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज़ सईद की गुफ्तगू सुनी, आपकी जो भी राय हो, हमें उससे ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। मुझे और एजाज़ सईद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।